नमस्कार साथियों, स्टडी विद स्वप्निल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस टॉपिक में किंगडम मुनरा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और किंगडम मुनरा में क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहले आते हैं आर्कीबैक्टीरिया, इनके बारे में हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। साथियों, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आगामी जो हमारी पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा है, ठीक, इसमें इससे क्वेश्चन बनने ही हैं। खासकर पीजीटी के लिए तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीजीटी का जो सिलेबस है थोड़ा सा इलोबरेटेड है। ठीक है, मतलब बायोलॉजी का थोड़ा विस्तार पूर्वक है। इसके साथ साथ पीजीटी के साथ साथ अगर हम जोड़ ले जीआईसी, ठीक है, यानी बायोलॉजी की जो परीक्षा तैयारी करने वाले साथियों के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ठीक, साथ साथ ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी। किंगडम मुनिरा, साथियों ये सबसे पुराना, अगर कहा जाए कि ये सबसे पुराना किंगडम हमारा बनता है क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन की उत्पत्ति के आधार को ये समझाते हैं। ठीक, तो किंगडम मुनिरा, ये सबसे पहले वर्ड आता है कोपलैंड के द्वारा दिए गए 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में। याद रखिएगा, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कोपलैंड ने दिया था और वहां पे किंगडम मुनिरा के बारे में आया था। यानी किंगडम मुनिरा, देन प्रोटिस्टा, ठीक, देन प्लैनेटी, ठीक, देन एनिमेलिया। ये थे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जब आता है साथियों, कार्ल वूस ने जब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, ठीक, तो वहां पे किंगडम मोनेरा को, एक किंगडम मोनेरा को डिवाइड किया उन्होंने आर्की बैक्टीरिया, ठीक, और यू बैक्टीरिया में। यही जो हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे हम लोग कि जो किंगडम मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया पहला इस बार पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के तहत इसे क्लासिफाई किया गया था। ठीक, तो चलिए किंगडम मुनरा के थोड़े से हम लोग जनरल टर्म्स को या कहा जाए पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। तो किंगडम मुनरा में साथियों बैक्टीरिया ही एक पूरी की पूरी प्रजाति आती है। ठीक, और इनका ओरिजिनेशन देखा जाए तो अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ है। यानी ये बेहद ही पुराने कहा जाए कि जीव हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं। कॉस्मोपॉलिटन एंड मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बैक्टीरिया को अगर साथियों देखें तो ये हर एरिया में आपको मिलेंगे। अगर आप एक चम्मच मिट्टी भी उठा लें तो इस चम्मच मिट्टी में आपको असंख्य बैक्टीरिया नजर आते हैं। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब सर्वव्यापी। जहां पर लाइफ की एक्टिविटी को आप बता सकते हैं वहां पर तो ये उपस्थित होते ही। वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स जहां पर लाइफ आप बताना मुश्किल समझेंगे कि भाई यहाँ पे लाइफ बहुत ही मुश्किल हो सकती है, यहाँ पे लाइफ नहीं होनी चाहिए, वहां पर भी बैक्टीरिया आपको मिलते हैं। जस्ट लाइक अगर हम कहें कि हॉट स्प्रिंग्स, जहां पे बेहद ही गर्म पानी होता है। ठीक, तो यानी कहा जाए कि बैक्टीरिया हर जगह पे आपको मिलते हैं और मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाए जाते हैं। ठीक, ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिट्स, जो हम लोगों ने बात किया। पैरासाइट्स एंड एज सिम्बियोट्स, पैरासाइट साथियों परजीवी के रूप में भी और सिम्बियोट्स मतलब सहजीविता के रूप में भी ये नजर आते हैं। तो यानी अगर देखा जाए कि बैक्टीरिया का जो रहन सहन है वो काफी बड़ा एरिया कवर करता है। ठीक है, चलिए अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव हैं, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनकी कोशिका एक सेल एक ही कोशिका की होती है और ये पूरा जीवन अपनी इसी कोशिका में ही बिता देते हैं। ठीक, कुछ ग्रुप जो हैं साथियों वो माइसीलियम भी बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल एक्टिनोमाइसीटीज। ठीक, तो ये माइसीलियम बनाता है। तो कुछ लोग क्या है, एक बीड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक तरह से कहा जाए कि एग्रीगेशन, इकट्ठा होना कोशिकाओं का एक तरीके से कहा जाए तो उसे हम माइसीलियम कह सकते हैं। ठीक, प्लस इनके पास जो अनुवांशिक पदार्थ है उसके बारे में हम लोग पढ़ें, वो है नेकेड सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब जो इनका डीएनए है वो सर्कुलर है, गोल है एक तरीके से। और नेकेड कहने का अर्थ है कि ये जो डीएनए है ये किसी भी प्रोटीन, लिपिड या कोई ऐसा फैक्टर, ठीक, जो कि इसे प्रोटेक्ट करे वो यहाँ पे उपस्थित नहीं होता है। तो यानी डीएनए कहा जाए कि किसी भी, चाहे वो प्रोटीन या कोई और भी कंपोनेंट हो, वो यहाँ पे नहीं पाए जाते। ठीक, तो इसी वजह से इनको कहा जाता है नेकेड सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल। प्लस जब जेनेटिक मटेरियल ही नेकेड है, यानी यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगा। यानी यहाँ कहा जाए कि एक कवर, ठीक है, या कहा जाए कि न्यूक्लियस, ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस की अनुपस्थिति यहाँ पे पाई जाती है। ठीक, न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, प्लस इसके साथ साथ
कोई भी सब सेलुलर ऑर्गेनल्स भी नहीं मिलेंगे, यानी उपांग। ठीक है, जो या कहा जाए कि कोशिकांग जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग। जस्ट लाइक अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, इस तरीके के माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये जो एक परिपक्व हम लोग कोशिकाओं में पाते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इस तरीके से प्लांट में आपको क्लोरोप्लास्ट मिल जाएगा लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मिलेगा। तो इस तरीके के जो कोशिकांग है ये इनमें आपको नहीं मिलेंगे। तो ना तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, ना ही कोई इस तरीके की कोशिकांग पाए जाते हैं। प्लस ये इनमें मोटिलिटी और नॉन मोटिलिटी की भी बात होती है, मतलब ये गमन भी कर सकते हैं और कुछ स्थिर ही रहते हैं। गमन किसके द्वारा होगा, या तो वो फ्लैजिला के द्वारा होगा या सिंपल ग्लाइडिंग मतलब सरकने लाइक के तरीके से हो जाता है। फ्लैजिला क्या है दोस्तों, एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक, या एक कोड़े नुमा स्ट्रक्चर होगा, एक आपको छोटी रस्सी जैसे दिखती है, और उन्हीं के ही मूवमेंट से, ये स्ट्रोक्स से ये अपना मूवमेंट दिखाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये साथियों एक बैक्टीरिया का डायग्राम है, एक जनरल डायग्राम है जिसे हम लोग थोड़ा सा देख ले। ठीक, आउटर मोस्ट कवर को ये कुछ बैक्टीरिया में पाया जाएगा साथियों, जिसको कैप्सूल कहा जाता है। ये बिल्कुल बाहरी कवच है, ठीक है, बाहरी कवच अगर हम बात कर लें तो इसको कहते हैं कैप्सूल। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल पाया जाता है तो उनको हम लोग कहते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, कैप्सुलेटेड जीवाणु या कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक, जनरल अगर हम देखें तो वो शुरुआत होती है हमारे सेल वॉल से। थोड़ा सा अगर हाईलाइट कर ले तो ये है शुरुआत हमारी, ये रही सेल वॉल से, सेल वॉल से शुरुआत होती है साथियों। देन हम अगर इसके अंदर जाएं तो एक हमें झिल्ली मिलेगी जिसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो सेल वॉल देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आपको पता है कि इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, और इसमें कोई भी सब सेलुलर ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा इनका क्रोमोसोम है या जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट रहेगा, जो कि एक सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, उसके साथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट रहता है। ठीक, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल को हम लोग कहते हैं साथियों प्लाज्मिड। ठीक है, यानी कहा जाए कि यहाँ पे सर्कुलर डीएनए आपको मिलेगा, कोई भी प्रोटीन कवर या इस तरीके का नहीं मिलेगा। प्लस कुछ बैक्टीरिया में, ठीक है, ये सभी बैक्टीरिया की बात नहीं है, कुछ बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड, वो भी पाया जाता है। ठीक, देन हम लोग आ जाते हैं राइबोसोम्स। याद रखिए राइबोसोम्स कोशिकांग नहीं है। ठीक है, तो राइबोसोम सभी में पाए जाएंगे, चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, आपको राइबोसोम्स मिलता है। ठीक, बस उसकी यूनिट्स अलग अलग होती है जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो राइबोसोम्स हो गए। देन आता है आपका एंडोस्पोर्स। ये एंडोस्पोर्स कुछ ही बैक्टीरिया में होगा साथियों, खासकर हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये बनाते हैं। जो एंडोस्पोर्स फॉर्मेशन का है वो ग्राम पॉजिटिव का है। ठीक, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसका निर्माण करते हैं। ठीक, एंडोस्पोर है क्या, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ठीक, ऐसा स्पोर जो बैक्टीरिया के अंदर बन रहा हो, एंडो मींस अंदर और स्पोर मतलब एक प्रोटेक्टिव कवर। ठीक है, जब कभी भी एक कहा जाए कि प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तब उस टाइम ये एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। कौन बनाते हैं ये याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एंडोस्पोर फॉर्मेशन तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक, तो हम लोगों ने प्लाज्मिड के बारे में जाना, जो कि क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, इसको अगर हम लिखना चाहें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। ठीक, ये चीज हो गई। ओके, और हम लोगों ने एक नया चीज एंडोस्पोर भी जाना। ठीक है, सेल वॉल देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, हमारा क्रोमोसोम, प्लाज्मिड, हमारा हो गया एंडोस्पोर, और राइबोसोम भी हम लोगों ने देखा। ठीक, अब आते हैं जिसके थ्रू लोकोमोशन होता है, वो है फ्लैजिला। तो साथियों ये रहा फ्लैजिला। ठीक, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और असंख्य भी हो सकते हैं। असंख्य इन द सेंस कहा जाए कि दो या दो से अधिक। ठीक है, तो दो से अधिक जो होंगे वो हैं, और एक आपको सिंगल भी मिल सकता है। हाँ, नहीं भी मिलेगा जिनमें फ्लैजिला उपस्थित नहीं होते, जो कि मोटिलिटी नहीं नजर आते। ठीक है, तो इनके मूवमेंट के थ्रू ही बैक्टीरिया इधर से उधर मूव करता है। प्लस यहाँ पर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी आपको, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे पाइलाई कहते हैं। ठीक, तो ओवरऑल ये कुछ जनरल एक डायग्राम है साथियों बैक्टीरिया का। ठीक है, ये बैक्टीरिया का है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन पे, कि किसी भी एक बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर अगर आप देखिए जनरली किसी भी बैक्टीरिया की, वो बहुत ही साधारण होती है, निहायत ही साधारण आपको मिलेगी। संरचना अत्यंत साधारण होने के साथ साथ
इनका जो व्यवहार है साथियों वो बेहद जटिल पाया जाता है। मतलब अगर हम इनकी उपापचय क्रियाओं को देखें, दैट मीन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी को देखें, तो वो बेहद ही आपको रोचक नजर आएगी, बहुत ही डिफरेंट रहती है। ठीक, स्ट्रक्चर आपको नॉर्मल, बट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन नजर आते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया जो होंगे वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे उनको कहते हैं स्वयंपोषी। यानी कुछ बैक्टीरिया को अगर हम कहें तो वो स्वयंपोषी होंगे। ठीक है, यानी अपना भोजन स्वयं बनाने वाले। उनमें भी दो तरीके के रहेंगे साथियों। प्रकाश की अवस्था में अगर वो बनाते हैं, ठीक है, यानी कहा जाए कि प्रकाश की अवस्था में यानी प्रकाश के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में अगर वो अपना भोजन निर्माण करते हैं तो वो कहलाते हैं फोटो ऑटोट्रॉप। ठीक है, या प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया। जैसे कि आपने सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गीज के बारे में, नील हरित शैवाल। ठीक है, ये यू बैक्टीरिया का साइनोफाइसी वाला है। ठीक है, नील हरित शैवाल। ठीक, तो ये आपको मिलते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, वो भी प्रकाश की उपस्थिति में। कुछ होंगे जो बिल्कुल जटिल परिस्थितियों में रहते हैं, जैसे लाइक अभी हम लोग आर्कीबैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो अपना भोजन भाई प्रकाश अगर नहीं है तो भी बनाते हैं। उनको कहते हैं हम लोग कीमो ऑटोट्रॉप्स, यानी रसायनों के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाना। ठीक, जस्ट लाइक अगर हम मिथाइनोजेंस को कह दें। ठीक है, मिथाइनोजेंस का क्या काम है भाई? मीथेन प्रोडक्शन। याद रखिए, डिकम्पोज करके भी मीथेन प्रोडक्शन किया जा सकता है और कंपोनेंट्स को लेकर भी मीथेन प्रोडक्शन किया जाता है। तो मिथेनोजेंस के बारे में बात कर लें, जो कि आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑटोट्रॉपिक में फोटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स दो तरीके के आपको बैक्टीरिया नजर आते हैं स्वयं पोषिता में। अब जब हम आ जाते हैं कि विषम पोषी जीव होंगे, ठीक है, ये सबसे ज्यादा होते हैं। अगर कहा जाए कि संख्या में, तो दे आर मोर इन नंबर। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया में आपको मिल सकते हैं सैप्रोफिटिक, मतलब अब घटिया पदार्थों में सड़ते गलते ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे, यानी कहा जाए कि जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनके सड़ने गलने को इनको उसके यूनिट्स में बदलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अब घटित पदार्थों पर। दूसरा है परजीवी। ये आपने सुना ही होगा, बहुत जबरदस्त बीमारियां फैलाने वाले। ठीक है, तो इनसे हमें बहुत बीमारी मिलती है। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल आपने बहुत ही कॉमन सुना होगा, टाइफाइड। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला स्पीशीज से। ठीक, तो ये हुए। तो विषम पोषिता में या तो इनको अब घटिए या परजीविता। हाँ, अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन है तो आप बता सकते हो कि हेट्रोट्रॉपिक। चलिए अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन के आधार पे, यानी उत्परिवर्तन के आधार पे हम क्लासिफिकेशन को अगर पढ़ें तो हम लोगों ने पढ़ा ही साथियों कि इसे हम लोग आर्की बैक्टीरिया, ठीक, और यू बैक्टीरिया में डिफाइन करते हैं। ठीक, आर्की का मतलब ही होता है साथियों प्राचीन। आर्कियोलॉजी से आप थोड़ा सा समझे तो प्राचीनतम। ठीक है, प्राचीनतम बैक्टीरिया हो गए। यू मीन्स होता है ट्रू, यानी बैक्टीरिया को जो डेफिनेशन लेना चाहिए वो यू बैक्टीरिया से लेते हैं। इसके साथ साथ हम लोग माइकोप्लाज्मा भी पढ़ेंगे। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को इसलिए अलग में रख रहा हूं क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, और इनको पहले हम लोग पीपीएलओज भी कहते थे, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं, जो कि प्राचीनतम जीवाणु हैं एक तरीके से कहें। ठीक है, तो यह एक प्रकार के विशेष जीवाणु हैं जो अत्यंत जटिल परिस्थितियों में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जटिल परिस्थितियों साथियों मतलब जहां पर एक सामान्य जीव का रहना बेहद ही मुश्किल होगा, वहां पे आपको आर्की बैक्टीरिया रहते हुए और पनपते हुए नजर आएंगे। ठीक, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, यानी ऐसी परिस्थिति जहां पे लवण यानी सॉल्ट बहुत ज्यादा है। ठीक, तो ऐसे परिस्थितियों में जो जीव रह के अपना सर्वाइवलिटी दिखाता है उन जीव को हम लोग कहते हैं हेलोफाइल्स। हेलो मीन्स सॉल्टी कंडीशन और फिलस मीन्स होता है लवर। ठीक, तो फिलस मीन्स लवर, यानी ऐसे कंडीशन जो सॉल्टी कंडीशन हो उनको पसंद करने वालों को कहते हैं हेलोफाइल्स। यही नहीं, गर्म स्रोतों में जहां पे पानी बिल्कुल खौलता हुआ रहेगा, उबलता हुआ, हम सामान्य अपना हाथ भी नहीं रख सकते, यानी कहें उसको, जो वॉल्केनोज आपने देखा होगा कि खासकर यहाँ पे थर्मल वेंट्स होते हैं ज्वालामुखी के आसपास, कि वहां के पानी बहुत गर्म और उबलते हुए रहते हैं, वहां पर भी ये आपको आर्की बैक्टीरिया मिल जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों को पसंद करने वाले कहलाते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। वहां गर्मी भी रहती है प्लस जो जल होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। ठीक, अराउंड पीएच 5 to 6 के आसपास का। प्लस कुछ बैक्टीरिया होंगे जो दलदली भूमि में रहते हैं, यानी सड़ते गलते एरिया में रहेंगे, पानी बहुत ज्यादा, मिट्टी भी है, वहां पे चीजें बहुत सड़ती गलती रहती है और वहां पे मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक,
ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं मिथेनोजेंस। ठीक, तो यानी हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मासिफिलिस। ये साथियों बहुत बार पूछा गया है, तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स को जानना, टर्मिनोलॉजी जानना बेहद हमारे लिए जरूरी है। चलिए आर्की बैक्टीरिया के बारे में बात करें कि आर्की बैक्टीरिया जो है उसकी जो कोशिका भित्ति है, दैट मीन सेल वॉल की जो संरचना है, वो जीवाणु जो यू बैक्टीरिया है उनसे बिल्कुल ही अलग है। बिकॉज ये इनके कठिन वातावरण में रहने की जो क्षमता है इन्हीं कोशिका भित्ति के द्वारा ही आता है। सामान्य जो यू बैक्टीरिया है उसकी कोशिका भित्ति से इनकी कोशिका भित्ति काफी हार्ड या कहा जाए काफी स्ट्रांग रहती है, जिसकी वजह से इतने भयानक कंडीशंस को भी ये झेल कर सर्वाइव कर ले जाते हैं। ठीक, तो इनकी कोशिका भित्ति अलग पॉलीसैकेराइड तथा प्रोटीन की बनी होती है और इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, जो कि बैक्टीरिया का एक विशेष कोशिका भित्ति का एक चित्रण है, कहें एक तरह से चरित्र चित्रण है, जो बोलते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर पाई जाती है बैक्टीरिया में, वो चीज नहीं पाई जाती। ठीक, बिल्कुल ही या तो नाम मात्र रहेगी या बिल्कुल नहीं पाई जाएगी या कुछ अलग तरीके का पेप्टाइडोग्लाइकेन रहेगा। ठीक है, मिथेनोजेंस जो मीथेन प्रोडक्शन करने वाले जीवाणु हैं उनमें स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर पाई जाती है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक, खासकर पीजीटी एंड नीट के लिए मैं बता दूं, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर प्रेजेंट इन मिथेनोजेंस। ठीक है, यू बैक्टीरिया का कोई साल्मोनेला इस तरीके से नाम लेके बोल सकते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक, तो आर्की बैक्टीरिया में कोई भी पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर नहीं पाई जाती, बट मिथेनोजेंस में एक स्यूडो पेप्टाइड मतलब पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर जैसा एक पाया जाएगा। ठीक, स्यूडो मींस होता है फॉल्स। ठीक है, तो लेयर पाई जाती है। चलिए आगे देखें, टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। साथियों ये पॉइंट बेहद ही विशेष है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रॉपरली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखना चाहते हैं और जो डीप क्वेश्चंस को भी पढ़ना चाहते हैं। तो टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया आपको बेहद कम जगहों पे मिलता है एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 3 मेन टाइप है साथियों, यानी कहा जाए कि आर्की बैक्टीरिया को 3 वर्गीकरण में करने के लिए 3 विशेष ग्रुप्स में वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, और किसके थ्रू? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी ये वर्ड याद रखा करिए साथियों। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आने से क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि इसके थ्रू हम उत्परिवर्तन के हिसाब से, ठीक है, यानी कहा जाए इवोल्यूशन के हिसाब से हम लोग जीवों को एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में सेट कर सकते हैं। और ये उत्परिवर्तन होता क्या है कि एक जीव किसी दूसरे से कितना ज्यादा संबंधित है, इस चीज को देखकर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, और बेहद ही बेस्ट क्लासिफिकेशन ही माना जाता है। तो उसमें सबसे पहले आते हैं क्रीनैरकियोटा। ठीक, याद रखिएगा, क्रीनैरकियोटा प्रेजेंस कहाँ रहेगा? बहुत ही हीट टॉलरेंट स्पीसीज है ये, और यानी कहा जाए कि इनका बेहद गर्म जगहों पर इनकी उपस्थिति पाई जाती है। ठीक, तो एक्सट्रीमली हीट टॉलरेंट स्पीसीज है। लगभग 230 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर भी ये जीवित रह जाते हैं। और है क्या, इनके जो उपस्थित विशेष प्रोटीन, मतलब इनके सेल वॉल पे, और जो इनकी एक तरह से कहा जाए कि बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, वो बेहद इंपॉर्टेंट बना देती है इनको, या कहा जाए बिल्कुल सटीक बना देती है इन्हें इस तरीके से हीट टॉलरेंट जगहों पर रहने के लिए। चलिए, और इसके साथ साथ ये एसिडिक इन्वायरमेंट में भी जीवित रह सकते हैं, तो इनको हम कह सकते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक, ओके, एग्जाम्पल अगर दें कि लिविंग इन हॉट स्प्रिंग्स अराउंड डीप सी वेंट्स वेयर वाटर हैज बीन सुपर हीटेड बाई मैग्मा बेनीथ द अर्थ सरफेस। तो आप जानते हैं साथियों कि ज्वालामुखी के द्वारा आसपास वहां पे अगर कोई पानी का स्रोत है तो होता क्या है कि पानी को ये मैग्मा जो है बेहद गर्म कर देता है, और वो बाहर जब निकलता है तो बिल्कुल खौलता हुआ रहेगा, और इस खौलते हुए जगहों पर ये उपस्थित रहते हैं। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है यूआरकियोटा। ठीक, तो यूआरकियोटा क्या है? ये एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन में रहते हैं, यानी अधिक नमक वाले क्षेत्रों में, या कहा जाए कि लवणीय क्षेत्रों में। ठीक, लवणीय क्षेत्रों में इनको हम लोग कह सकते हैं हेलोफाइल्स। ठीक है, ओके, या कह सकते हैं हेलोफिलस आर्की बैक्टीरिया। ठीक, कायदा क्या करेंगे? मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, यानी इन्हें मिथेनोजेंस भी कहा जा सकता है। ठीक है, और ये ऐसे जीव हैं जिनके अतिरिक्त कोई भी जीव जो है वो पृथ्वी पर मीथेन गैस उत्पादन नहीं करता। तो यानी सोचिए कितने ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया ये है। ठीक है, और these organism are only form of life known and able to perform cellular respiration using carbon as electron acceptor। ये साथियों बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक ऐसे जीव हैं
जो कि अपना सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब कोशिकीय जो श्वसन का क्रिया है उनकी, ठीक है, श्वसन क्रिया में कार्बन को एज अ इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर रखते हैं। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट यहाँ पे कार्बन रखता है। चलिए, इकोलॉजिकल निके, इकोलॉजिकल निके की अर्थात ये होता है साथियों कि ऐसा वो सब्सटेंस, यहाँ पे जीव है तो ऐसा जीव जो कि इकोसिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है, यानी अगर इसे आप हटा दें तो वहां का इकोसिस्टम पूरा ध्वस्त हो सकता है। इस तरीके के स्पीशीज को हम लोग निके कहते हैं। तो इकोलॉजिकल निके जो क्रिएट कराने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि ये जटिल कार्बनिक यौगिकों को तोड़कर साधारण मीथेन में यानी मीथेन गैस में बदल देता है। और इसी के साथ साथ कार्बन साइकिल जो है वो हमारे में पूरे पृथ्वी पर शुरुआत होती है, यानी कार्बन साइकिल को पैदा करने के लिए मिथेनोजेंस बेहद ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज बन के आते हैं। ठीक, मिथेनोजेंस दलदल भूमि में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें स्वैम्प गैस और मीथेन गैस प्रोडक्शन करने वाला भी कहा जाता है। स्वैम्प मतलब दलदली और या मार्स गैस मतलब दलदली गैस, ठीक है। तो मीथेन गैस को याद रखिए साथियों, स्वैम्प गैस या मार्स गैस कहते हैं और इन्हें स्वैम्प या मार्सी बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो आप इन्हें मार्स बैक्टीरिया भी कह सकते हो कि मतलब मार्सी प्लेसेस में पैदा होने वाले या कहा जाए जीवन निर्वाह करने वाले बैक्टीरिया। चलिए, कुछ साथियों जो मिथेनोजेंस हैं वो रूमिनेंट एनिमल मतलब जुगाली करने वाले, जैसे कि हमारे जो शाकाहारी जीव हैं, जैसे गाय भैंस जो जुगाली करती है, ठीक, मतलब खाना एक बार खा लेने के बाद ये फिर से खाने को बाहर लाके एकदम चबाते हैं। चबाने के साथ साथ इनका जो लार होता है वो इसे बाकी फाइबर्स को तोड़ने का काम करता है, ठीक। तो यहाँ पर इनके आंतों में पाए जाते हैं और यहाँ पर ये क्या करते हैं, सेलुलोज के पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। साथियों, हमारे पास एक रूडिमेंट्री ऑर्गन होता है, हम बात करें इसमें मैंस मतलब ह्यूमंस में, ठीक, वो है आपका अपेंडिक्स। ठीक, ये अपेंडिक्स एक्चुअली जुगाली जो करने वाले या कहा जाए रूमिनेंट्स एनिमल में काफी डेवलप पाई जाती है, ठीक। और यहाँ पे क्या होते हैं, सेलुलोज को पाचन करने वाले ये इस तरीके की मिथेनोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलुलेज एंजाइम सिक्रीट करते हैं। और ये सेलुलेज एंजाइम हार्ड सेलुलोज का पाचन करता है। हम लोग पाचन नहीं कर पाते क्योंकि हमारे में अपेंडिक्स जो है वो एक अवशेषी अंग के रूप में है, ठीक है। ये बताता है कि पहले कभी हमारा जो उत्पत्ति था किसी शाकाहारी जीव के साथ साथ था, अब ये हमारे लिए नहीं रह गया, ठीक है। तो हम लोग पका के भी खाते हैं, अच्छा वैसे भी ज्यादा नहीं खाते, ठीक है। तो अपेंडिक्स जो है वहां पे इनकी उपस्थिति बहुत अच्छी मिलती है और सेलुलेज एंजाइम का ये उत्पादन करते हैं जिससे सेलुलोज का पाचन होता है और प्रॉपरली सेलुलोज डाइजेस्ट होता है और इन्हें फायदा मिलता है, ठीक। तो ये बात याद रखिएगा। प्लस एक एग्जाम्पल हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट आ जाता है, मिथेनोब्रिवैक्टर स्मिथी। ये साथियों पाया जाता है ह्यूमन गट में, ठीक है। ह्यूमन गट में खासकर लार्ज इंटेस्टाइन एरिया में आपको मिलेगा, ठीक है। और ये क्या काम करता है, कॉम्प्लेक्स प्लांट शुगर जो कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते उनको भी यहाँ पे डाइजेस्ट करता है, ठीक। और आपके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक। और एक तरीके से कहें कि हमारे लिए गुड बैक्टीरिया है या एक तरह से कहा जाए सिम्बियोन्ट्स है। ये जो गुड बैक्टीरिया का नाम आप अक्सर एड्स में सुनते हैं और ये कुछ इसी तरीके के बैक्टीरिया हैं। क्यों, आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं प्लस वो कॉम्प्लेक्स प्लांट शुगर जो कि नहीं सही से पच पाता वो भी फायदे में आ जाता है, ठीक। तो चलिए, गुड बैक्टीरिया भी हमें पता चला, मिथेनोब्रिवैक्टर स्मिथी ये एनिमल में। बाकी मिथेनोजेंस जो आपके रूमिनेंट में है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं वो याद रखिएगा, सेलुलोज एंजाइम का, ठीक। चलिए, ये है साथियों एग्जांपल्स हमारे मिथेनोजेंस का, ठीक है। ये जो हमारा है मिथेनोब्रिवैक्टर स्मिथी, ये हमारे ह्यूमन गट में पाया जाता है जो कि क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर को डाइजेस्ट करके एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस कराता है। अब आ जाता है हमारा लास्ट जो तीसरा है क्लासिफिकेशन, वो है कोरार्कियोटा। तो कोरार्कियोटा का अर्थ होता है साथियों कोरे या कोरास मीन्स यंग मैन और वुमन। ये सबसे कम स्टडी किए गए बैक्टीरिया हैं, यानी कहा जाए कि इनको कम समझा गया है, बट इनको कहा जाता है कि सबसे पुराना यानी सबसे प्राचीन सरवाइव किया हुआ, ठीक है, बैक्टीरिया है, यानी सबसे प्राचीन ऑर्गेनिज्म आप इसको कह सकते हो जो कि धरती पर रह गया और कहीं ना कहीं लाइफ की उत्पत्ति हो पाई, ठीक है। तो क्रियोर्कियोटा कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हाई टेम्परेचर हाइड्रोथर्मल इन्वायरमेंट में। साथियों, आपको पता ही है कि जिस तरीके से धरती बन रही थी उस बीच पानी सामान्य नहीं था, बेहद ही गर्म था, ठीक है, और स्लाइटली एसिडिक था, ठीक है। इस ऐसे टेम्परेचर में रहने वाले और ऐसे इन्वायरमेंट में रहने वाले जो स्पीसीज हैं वो आर्की बैक्टीरिया में आते हैं और उनमें जो सबसे कम कहा जाए
पढ़ा गया या सबसे पुराना कहा जाए जो जीव वो रहा हमारा कोरैक्यूटा। ठीक है, वो हाइड्रोथर्मल इन्वायरमेंट में आपको मिलेगा। ठीक है, जो बहुत बेहद गर्म कहा जाए सोते हैं, जहाँ पे तालाब है वहां पे। और उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है जहां से इन आर्की बैक्टीरिया को ढूंढा गया था, वो है येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूएसए में पाया ये उपस्थित है साथियों, और काफी बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक, वहां पर ये आपको ये एग्जांपल्स आपको मैंने दिखाया, ये चित्र, ये देख रहे हैं, कलर ही कुछ स्पेशल हो जाता है। ठीक है, इस कोरैक्यूटा के कारण। और ये पाए कहाँ जाते हैं कि येलोस्टोन नेशनल पार्क के हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, और अराउंड पीएच करीबन 5.6 टू अराउंड 7 के आसपास। ठीक, तो यानी कहा जाए स्लाइटली एसिडिक जो है वो इस इन्वायरमेंट में इनका उपस्थिति होता है। तो साथियों, ये हमारे आर्की बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन रहे, जिनको 3 में बांटा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है हमारा वीडियो मोनेरा पे, जो कि यू बैक्टीरिया पे आएगा साथियों। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, आगे आने वाली तैयारियों में बेहद ही कामगार रहेंगे। और आप सभी लोगों के जो साथ दे रहे हैं उसके लिए बेहद धन्यवाद है आप सबका, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिलता है। खासकर हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथी लोग अक्सर मुझसे पूछा करते हैं और काफी सपोर्ट देते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत से पहला सब्सक्राइबर से लेके आज तक के सब्सक्राइबर को बहुत थैंक यू, आप सबसे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।